यूक्रेन ने रूस की सेना में हलचल मचा दी है। रूस की जलमार्गें सदियों से उसकी छुपी ताकत रही हैं, जो दूर दराज कस्बों से होकर गुजरती हैं, जिन्हें कम लोग पहचानते हैं। इन जल मार्गों ने मॉस्को को सुरक्षा की भावना दी। जब कहीं और युद्ध भड़क रहा था, तब भी देश का दिल अछूता महसूस करता था। 4 अक्टूबर सुबह 4:31 बजे सुरक्षा की भावना खत्म हो गई। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमला कर बुयान एम क्लास कॉर्वेट ग्राड को ओनेगा झील में निशाना बनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमला यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर हुआ, जो मोर्चे से बहुत दूर था। फिर भी यूक्रेन ने दिखा दिया कि मोर्चे से दूर इलाकों पर भी हमला संभव है। यह हमला इत्तफाकन नहीं था और जियारेड सामान्य युद्धपोत नहीं था। यह छोटा लेकिन शक्तिशाली जहाज था, जिसमें 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलें, स्वचालित 100 मिमी तोप और छोटी वायु रक्षा प्रणाली थी। इसमें जो मिसाइलें थीं उनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक थी और वे पारंपरिक या यहाँ तक कि परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम थीं। इसी कारण यह जहाज उच्च मूल्य लक्ष्य बना। दिसंबर 2022 में बना यह जहाज आंतरिक जलमार्गों से चुपचाप चलते हुए बाल्टिक से कैस्पियन सागर तक सैटेलाइट और नेटो की निगरानी से छुप सकता था। संक्षेप में, यह रूस का सबसे लचीला और गुप्त शक्ति प्रदर्शन उपकरण था। हमले के समय ग्रोड ऐसी ही एक यात्रा पर था, संभवतः तैनाती या छुपाने के लिए स्थान बदल रहा था। कुछ विश्लेषकों को संदेह था कि इसे रखरखाव या काले सागर के बढ़ते खतरे से बचने के लिए हटाया जा रहा था। विडंबना यह है कि वह काला सागर से बच गया, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में ही हमला हो गया। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसएसओ ने बताया कि हमले ने जहाज के पावर यूनिट कंपार्टमेंट के किनारे को चीर दिया, जिससे उसकी प्रोपल्शन प्रणाली ठप हो गई और वह पानी में ही बेकार हो गया। तब तक खेल खत्म हो चुका था। सैटेलाइट इमेज और ओपन सोर्स ट्रैकिंग से पता चला कि आपातकालीन टीमें तुरंत पहुंची और उत्तरी जल मार्गों की सुरक्षा तेजी से कड़ी हुई। यूक्रेन का लक्ष्य स्पष्ट था। ग्रेड पर हमला करके उसने एक रणनीतिक स्थान पर एक उच्च मूल्य वाले लक्ष्य को निशाना बनाया और मॉस्को को एक संदेश भेजा। अब केवल भूगोल ही सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। हर नहर, नदी और झील, जिसे अब तक अछूता और सुरक्षित माना जाता था, वह अचानक एक ही रात में असुरक्षित हो गई। लेक ओनेगा पर हुए हमले के वीडियो कुछ ही घंटों में ऑनलाइन फैलने लगे। वीडियो में पानी पर चमक दिखी और धमाकों की खबरें रूसी सोशल मीडिया पर फैल गईं। रूसी मीडिया ने इसे तकनीकी खराबी बताया, लेकिन सैटेलाइट ट्रैकिंग और यूक्रेनी सूत्रों ने पुष्टि की कि मिसाइल जहाज ग्रेड पर हमला हुआ और वह निष्क्रिय हो गया। इस शर्मिंदगी से बचना नामुमकिन था, चाहे जितनी भी कोशिश की। ओनेगा झील में ग्रेड मिसाइल जहाज पर हमला कर यूक्रेन ने हमले जारी रखे। 2 दिन बाद उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के दक्षिण पूर्व की क्रीसी ऑयल रिफाइनरी पर फिर हमला किया। वह रिफाइनरी आम सुविधा नहीं है। यह रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जो हर दिन हजारों बैरल तेल प्रोसेस करती है और रूस की कुल तेल रिफाइनिंग क्षमता का 66% हिस्सा संभालती है। ड्रोन हमलों से प्रोसेसिंग क्षेत्रों में आग लगी और कुछ पावर सिस्टम ठप हो गए। क्रूज ने नुकसान को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की, लेकिन संयंत्र को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यह रूस की ईंधन आपूर्ति श्रृंखला के लिए बड़ा झटका था। इसके प्रभाव देखकर आपको कार्रवाई की गंभीरता समझ आती है। यूक्रेन ने लेक ओनेगा में ग्रेड मिसाइल शिप पर हमला और किरीसी रिफाइनरी पर बमबारी कर 2 लक्ष्य क्षतिग्रस्त किए और रूस के उत्तरी जलमार्गों से ईंधन व माल ढुलाई बाधित की। लेक ओनेगा सीधे वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग से जुड़ा हुआ है, जो सेंट पीटर्सबर्ग नहर प्रणाली में जाता है। वह नहर रूस के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में है। हमले के बाद रूस को ट्रैफिक रोकने व सुरक्षा बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। आवाजाही धीमी हुई, जांचें बढ़ीं और जहाजों का आवागमन बाधित हुआ। इसी समय किरीसी रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। वह रिफाइनरी पूरे क्षेत्र में काम कर रहे जहाजों और सपोर्ट क्रू को ईंधन की आपूर्ति करती है। इसके बिना टगबोट्स और मालवाहक जहाज सामान्य रूप से नहीं चल सकते। ईंधन की कमी के कारण देरी हुई। इन देरियों के कारण मार्ग बदलना जरूरी हो जाता है। नहर प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि सब कुछ एक साथ पूरी तरह से काम करे। इसमें सुरक्षित मार्ग, स्थिर ईंधन और विश्वसनीय समय शामिल है। इन हिस्सों के डगमगाते ही सेंट पीटर्सबर्ग आगे नहीं बढ़ पाया। बार्ज रुक गए, समय सारणी बदली और बाल्टिक की ओर रूस का अंतिम आंतरिक मार्ग अचानक खतरे में आ गया। अब सैटेलाइट तस्वीरों में खाली जलमार्ग और रुकी बार्ज दिखती हैं और नागरिक शिपिंग कंपनियों ने बार्ज का रास्ता बदल दिया है।
इस क्षेत्र से माल ढुलाई के लिए बीमा दरें बढ़ गई हैं। रूस की शांत आंतरिक जलधारा, जिसका कभी समुद्रों के बीच ईंधन, लकड़ी और सैन्य सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था, अब वह व्यवहार्य नहीं रही। अब सेंट पीटर्सबर्ग खंड का रोगा बाल्टिक जलमार्ग भी बंद हो गया है। नेवा नदी, लाडोगा नहर और आसपास की जलकुंडियां जो कभी सुरक्षित थीं, अब इस अव्यवस्था की चपेट में हैं। रूस के आंतरिक शिपिंग मार्ग का आखिरी हिस्सा, जो पुतिन के शहर के पास है, अब सही से नहीं चल रहा। यह अस्थायी मंदी नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाजुकता दिखाता है। एक जहाज पर हमला, रिफाइनरी बंद और रूस की उत्तरी लॉजिस्टिक्स की लय बिगड़ने लगती है। जैसा कि कीव में कहते हैं, 2 ड्रोन, एक रूसी जलमार्ग। ये हमले सबसे ज्यादा असर डालने के लिए ईंधन, लॉजिस्टिक्स और आत्मविश्वास पर किए गए थे। रूस ने सिर्फ युद्धपोत, रिफाइनरी या जलमार्ग ही नहीं, बल्कि यह भरोसा भी खो दिया कि उसकी उत्तरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। और यह बदलाव मायने रखता है, जैसा कि आप अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे। यह समझने के लिए कि यह इतना बड़ा झटका क्यों है, यह देखना जरूरी है कि यह नहर क्या है और इसे किस मकसद से बनाया गया था। व्हाइट सी बाल्टिक नहर 227 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसे 1930 के दशक में गुलाग कैदियों द्वारा उत्तरी जंगलों के बीच से काटकर बनाया गया था। असल में इसे बनाते वक्त हजारों लोग मारे गए थे। यह नहर रोमांस्क को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ती है और वोल्गा नदी के जरिए कैस्पियन, काला और आजोव सागर तक पहुंच देती है। यह ऐसे डिजाइन किया गया था कि रूस की सीमाएं बंद होने पर भी आवाजाही बनी रहे। यह नहर वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग, लेक लाडोगा और कई नदियों व लॉक की श्रृंखला वाले बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। यह तेल, ईंधन और औद्योगिक माल को बाल्टिक बंदरगाहों से रूस के अंदर ले जाता है। ये मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से होकर चेरपोयेट्स, निजनी नोवगोरोड और अस्त्राखान तक जाते हैं। हर हिस्सा अर्थव्यवस्था और सेना की आपूर्ति में सहयोग करता है, इसीलिए एक के प्रभावित होने पर पूरा सिस्टम असर महसूस करता है। रूसी नौसेना के लिए यह नेटवर्क हमेशा छुपा फायदा रहा है। ग्राद जैसे छोटे मिसाइल जहाज खास इसी उद्देश्य से बने थे। वे संकरे लॉक और उथली झीलों में भी शक्तिशाली हथियार ले जा सकते हैं। इन आंतरिक जलमार्गों से रूस अपने जहाजों को बेड़ों के बीच बिना दुश्मन के क्षेत्र में जाए स्थानांतरित कर सकता है। यह वही अहम हिस्सा है जिसे मॉस्को अपनी रणनीतिक गहराई मानता है। यह सोच है कि रूस का भूगोल ही विदेशी खतरों से उसकी रक्षा करता है। यही वह भ्रम था जो ग्रेड के फटते ही कुछ ही सेकंड में टूट गया। सैन्य उपयोग के अलावा व्यापार में नहर का महत्व तुरंत दिखता है। प्रिमोर्स्क, रूस के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक, सेंट पीटर्सबर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है और नहर प्रणाली के जरिए तेल के निर्यात का मुख्य केंद्र है। यह हर साल 23 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और ईंधन संभालता है, जिनमें से ज्यादातर यूरोप जाते हैं। उस्तालुगा सेंट पीटर्सबर्ग से 110 किमी पश्चिम में करोड़ों टन कोयला, ईंधन व कंटेनर कार्गो जोड़ता है। दोनों बंदरगाह सीधे नहर प्रणाली से जुड़े हैं, जिससे रूस को भारी मात्रा में माल को तेजी और कुशलता से स्थानांतरित करने की सुविधा मिलती है। नहर में बाधा से माल आपूर्ति धीमी होती है, व्यापार रुकता है और उत्तरी आपूर्ति मार्ग बिखरते हैं। कुछ समय के लिए बंद होने से भी कई क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति व निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार से आगे यह नहर रूस को एक महत्वपूर्ण बैकअप विकल्प भी देती है। अगर नोवोरोसियस्क जैसे दक्षिणी बंदरगाहों पर प्रतिबंध, नाकेबंदी या हमले होते हैं तो उत्तरी गलियारा तब जिम्मेदारी संभाल सकता है। यह फिनलैंड और बाल्टिक जैसे नाटो देशों के पास है, जिससे यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनता है। यह रूस के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों को भी एक पिछला रास्ता देता है, जिससे वे नॉर्वे और यूके के पास नाटो द्वारा निगरानी किए गए जल क्षेत्रों को पार कर सकते हैं। इस मार्ग को बंद करने से रूस की परमाणु संपत्तियों को चुपचाप महासागरों के बीच स्थानांतरित करने की क्षमता सीमित हो जाती है। रूस ने इस क्षेत्र को लंबे समय से सुरक्षित माना है क्योंकि यह सक्रिय लड़ाई से दूर है। उस सुरक्षा ने मॉस्को को नागरिक और सैन्य कार्यों में नहर पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित किया। यह नहर रूस की नौसैनिक ताकत की रीढ़ है, खासकर आर्कटिक पर उसकी पकड़ के लिए। सिर्फ नाटो से बचाव नहीं, यह नहर रूस की नौसेना की जीवन रेखा है, सिर्फ व्यापार मार्ग नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग के शिपयार्ड्स, जो शहर के महलों के बीच छिपे हैं, मुरमांस्क और सोरोडविंस्क जैसे आर्कटिक ठिकानों से जुड़े हैं और उत्तरी बेड़े की परमाणु पनडुब्बियों व युद्धपोतों के लिए रडार सिस्टम, मिसाइल पुर्जे व अन्य उपकरण बनाते हैं। बाल्टिक व्हाइट सी नहर रूस को संवेदनशील चीजें नाटो की नजरों से बचाकर देश के भीतर ले जाने की सुविधा देती है।
यह रूस की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सैन्य आपूर्ति का गुप्त राजमार्ग है। यूक्रेन के उस गलियारे पर हमले से मालवाहक जहाज और नौसेना आपूर्ति श्रृंखला दोनों बाधित हुए। एक ही हमला महत्वपूर्ण उपकरणों में देरी कर सकता है, जिससे रूस को अपनी उत्तरी नौसेनाओं को तैयार करने के तरीके पर फिर से विचार करना पड़ता है, और यह जितना सुनने में लगता है उससे कहीं बड़ा मामला है। मॉस्को ने आर्कटिक में निवेश करते हुए उत्तरी समुद्री मार्ग को ऊर्जा व व्यापार के भविष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उन सपनों को पश्चिमी शिपयार्ड से निरंतर आपूर्ति चाहिए। यूक्रेन के हमले से पता चलता है कि 1000 किलोमीटर दूर से भी एक सही जगह पर छोड़ा गया ड्रोन रूस की आर्कटिक योजनाओं पर ठंडा पानी फेर सकता है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि रूस का विशाल भूगोल उसके यूरोपीय केंद्र से लेकर उसके बर्फीले उत्तर तक अब वह ढाल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। यह दिखाता है कि हमले से रूस को काफी नुकसान हुआ है। इसने न सिर्फ एक जहाज को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सुरक्षा की भावना को भी चकनाचूर कर दिया है। रूस ने वर्षों तक अपने उत्तरी क्षेत्र को अजेय समझा, जहां परिवार छुट्टियां मनाते थे, सेवानिवृत्त अधिकारी झील में मछली पकड़ते थे, तभी वहां आग लग गई। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं, बल्कि मानसिक आघात भी थी। युद्ध उस जगह आ गया था जहां इसे कभी नहीं आना चाहिए था। उस ड्रोन ने न सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की, बल्कि उसने एक मानसिक सीमा भी पार कर ली। क्रेमलिन ने सालों तक अपने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि युद्ध बहुत दूर है, केवल ऑपरेशन जोन तक ही सीमित है। लेकिन अब एक यूक्रेनी ड्रोन जंगलों, नदियों और रडार को पार करते हुए रूस के उत्तरी रक्षा नेटवर्क से जुड़े एक जहाज पर हमला करने में सफल हो गया है। और यह कोई आम इलाका नहीं था, यह था कारेलिया, जो सेंट पीटर्सबर्ग के बहुत करीब है। वही शहर जहां व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ और जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की नींव रखी। यह हमला रूसी शक्ति के प्रतीकात्मक केंद्र के बहुत करीब हुआ। वहां के निवासियों के लिए यह एक चौंकाने वाला क्षण था। क्रेमलिन के लिए यह रणनीतिक गहराई की सदियों पुरानी सोच के लिए सीधी चुनौती थी। इसने रूस की उत्तरी रक्षा में गंभीर खामियों को उजागर कर दिया और सेना को उन इलाकों से संसाधन हटाने के लिए मजबूर कर दिया जहां युद्ध चल रहा था, ताकि उस बुनियादी ढांचे की रक्षा की जा सके जिसे सुरक्षित माना जाता था। यह बदलाव रूस की स्थिति कमजोर करता है और दिखाता है कि सुरक्षित क्षेत्र भी असुरक्षित हैं। यह बदलाव सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं, ऊपर तक भी असर करता है। यह झटका रूस के शीर्ष लोगों, खासकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग निवासियों को गहराई से प्रभावित करता है, जो अब तक लड़ाई से दूर आराम से रह रहे थे। उनके लिए युद्ध सिर्फ खबरों में था, न कि उनके घरों या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को छूता हुआ। लेकिन जब हमला पुतिन के पुराने इलाकों के पास हुआ, तो वह समझौता टूटता सा लगा, जिसमें क्रेमलिन समर्थन के बदले अभिजात वर्ग को सुरक्षा का वादा करता है। अब लोग सोचने लगे हैं कि अगला नंबर उनके घर का तो नहीं, जिससे संदेह नेतृत्व समर्थकों तक पहुंच सकता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा क्यों है, समझने के लिए देखना होगा कि रूस हमेशा अपने आकार पर कितना निर्भर रहा है। रूस का अपने विशाल भूभाग को एक ढाल के रूप में मानना बहुत पुराना है। सोचिए कैसे नेपोलियन मास्को की ओर बढ़ते हुए फंसे, या हिटलर की सेना सर्दी में स्टालिनग्राद में रुक गई। पुरानी हारों ने यह सोच दी कि दुश्मन कोर तक पहुंचने से पहले थक जाएगा। लेकिन यह हमला उस सोच को उलट देता है। यह दिखाता है कि आज के उपकरण जैसे ड्रोन उन पुरानी बाधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। पहले जो रणनीति सेनाओं पर कारगर थी, वह अब अचानक हमलों में नाकाम है। असल में ड्रोन ने दूरी को महत्वहीन कर दिया है। यह नई हकीकत है। ऐसी जंग में रफ्तार और सटीकता आकार से अहम है। एक नहर भी संतुलन बदल सकती है। यूक्रेन को जंग जीतनी नहीं थी, बस साबित करना था कि नक्शा बदल गया है, जो उन्होंने कर दिखाया। जब विश्लेषक कहते हैं कि नहर बंद थी, वे सिर्फ टूटी लॉक या फंसे जहाज की बात नहीं कर रहे। वे आवाजाही, व्यापार और विश्वास में गिरावट की बात कर रहे हैं। यूक्रेन ने सिर्फ एक रास्ता बंद करने से कहीं ज्यादा किया। उसने रूस की व्यवस्था में एक गहरी कमजोरी को उजागर किया। यूक्रेन ने साबित किया कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर ताकत का संतुलन बदला जा सकता है, बिना पारंपरिक युद्ध जीते। अब आइए खास बातों पर चलते हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई में चलती हुई युद्धपोत को कैसे निशाना बनाया जा सकता है? इसका छोटा जवाब है योजना, तकनीक, खुफिया जानकारी और सही समय। लेकिन असली जवाब और भी जटिल और दिलचस्प है। यूक्रेन ने यह जीत आसानी से नहीं पाई। उसने इसके लिए खास टूलकिट बनाई थी। लंबी दूरी तक जाने वाले ड्रोन, स्मार्ट खुफिया जानकारी, स्पेशल फोर्स और नौसेना इकाइयों के बीच मजबूत तालमेल, और जब संभव हो तो स्थानीय लोगों की मदद। ये उपकरण सस्ते, शांत और अनुकूलनीय हैं, जिन्हें रोकना मुश्किल है। चलिए ड्रोन से शुरू करें। यूक्रेन ने इन्हें सालों तक निखारा। कुछ कामिकाजी शैली के हैं, जो टकराकर विस्फोट करने के लिए बनाए गए हैं,
जबकि कुछ टोही के रूप में काम करते हैं जो तस्वीरें भेजते हैं या हथियारों को मार्गदर्शन देते हैं। लंबी दूरी के मॉडल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और कैमरों से घंटों तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। वे रडार से बचने के लिए नीचे उड़ते हैं या सैटेलाइट्स के साथ सिंक करने के लिए ऊंचाई पर जाते हैं। कुछ को दूर से नियंत्रित किया जाता है जबकि कुछ स्वायत्त रूप से उड़ते हैं। किसी भी तरह से इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तब तक अदृश्य रहें जब तक बहुत देर न हो जाए। लेकिन ड्रोन उतने ही अच्छे होते हैं जितनी उनके पीछे की इंटेलिजेंस होती है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस नेटवर्क तेजी से विकसित हुई है। यह सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्ट संचार, ओपन सोर्स डेटा और जमीन से मानवीय रिपोर्ट्स मिलाकर काम करता है। पश्चिमी साझेदार सैटेलाइट और सिग्नल डेटा में मदद करते हैं, लेकिन निशाना यूक्रेन खुद तय करता है। यह बहुत मायने रखता है। चलती जहाज को मारने के लिए उसका रास्ता, समय और चोक पॉइंट्स जानना जरूरी है। ऐसी सटीकता विश्वसनीय परतदार जानकारी और समय से आती है। लेक ओनेगा, जहां हमला हुआ, नहर प्रणाली का सबसे चौड़ा और कमजोर हिस्सा है। यहाँ खुला पानी है, सुरक्षा कम है और कई दिशाएं हैं जहां से हमला हो सकता है। ड्रोन या तोड़फोड़ टीमों के लिए यह उपयुक्त जगह है। यूक्रेनी योजनाकारों ने ग्रेड को शायद कई दिनों तक ट्रैक किया और उसके कमजोर होने का इंतजार किया। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को एक प्रदर्शन की तरह देखा है। यूक्रेन ने दिखाया कि वह रूसी क्षेत्र में गहराई तक पहुंच सकता है, पारंपरिक रक्षा को दरकिनार कर सकता है और चलते हुए लक्ष्यों को सटीकता से मार सकता है। न नौसेना, न जेट्स, बल्कि ऐसे उपकरणों का नेटवर्क जो साथ में अच्छा काम करता है। साफ कहें तो रूस के पास इसे रोकने के विकल्प थे। यह जहाजों की आवाजाही रोक सकता था, गश्त बढ़ा सकता था या नहर किनारे और एंटी एयर डिफेंस तैनात कर सकता था। शायद उसने कुछ किया हो, पर वह पर्याप्त नहीं था। नहर लंबी और संकरी है। हर मीटर की रक्षा करना महंगा और धीमा है। आप हजारों किलोमीटर को बेहतरीन सुरक्षा के साथ नहीं ढक सकते बिना बैंक तोड़े या दूसरे मोर्चों को खाली किए। इसी जाल का यूक्रेन फायदा उठा रहा है। यूक्रेन की हमले की रणनीति में सबसे अनदेखा तत्व है तरीकों का मिश्रण। कुछ हमले तकनीक या जमीन पर मौजूद लोगों पर निर्भर होते हैं, लेकिन असली ताकत दोनों के साथ मिलकर आती है। यूक्रेन ने रूस में गुप्त नेटवर्क बनाए हैं, हमदर्द, मुखबिर और तोड़फोड़ करने वाले, जो सैटेलाइट और ड्रोन से संभव नहीं। अगर कोई स्थानीय एजेंट रूस के अंदर से ड्रोन लॉन्च करे या घटना की लाइव जानकारी दे तो हमला तेज, साफ और रोकना मुश्किल हो जाता है। एक थ्योरी है कि यूक्रेन को रूस के अंदर से मदद मिली हो सकती है, सब दूर से नहीं किया। जैसे हमदर्द या छोटी टीमें पास से ड्रोन लॉन्च करें या विस्फोटक लगाकर धमाका करें। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला लंबी दूरी के ड्रोन के लिए बेहद सटीक था। इससे सवाल है कि क्या स्थानीय लोग खुफिया जानकारी या सीधे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर यह सच है तो रूस में ही दरारों की ओर इशारा करता है, जहां सभी क्रेमलिन पर यकीन नहीं करते। ऐसी आंतरिक मदद हर रूसी सीमा शहर को कमजोर बना देती है और मॉस्को की सुरक्षा एजेंसियों में गद्दारों की तलाश बढ़ा सकती है। रूस में काम करना बेहद जोखिम भरा है। दुश्मन की सीमा से ड्रोन लॉन्च करना साहसी और खतरनाक दोनों है। कई ऑपरेटिव छोटे समूहों में चुपचाप काम करते हैं, ध्यान से बचते हैं और तेजी से हमला करते हैं। कभी कभी यही व्यावहारिक विकल्प होता है। जब इन्हें लंबी दूरी के ड्रोन के साथ जोड़ा जाता है तो ये यूक्रेन को ऐसी पहुंच देते हैं जो उसके पास सामान्यतः नहीं होती। स्थानीय तोड़फोड़ और दूरस्थ हमलों के बीच धुंधली रेखा रक्षा और जवाबदेही को जटिल बनाती है। रूस को हमेशा नहीं पता चलता कि हमला कहां से हुआ या किसने मदद की। इसका नौसैनिक अभियानों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रूस के लिए नदियों और नहरों से जहाज ले जाना ज्यादा जोखिम भरा होगा। कमांडरों को रास्तों और समय के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। सुरक्षा दस्ते जोड़ने होंगे या फिर अंदरूनी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना होगा। इससे जहाजों की लचीलापन कम हो जाती है, जो रणनीतिक नुकसान है जिसे जल्दी ठीक करना मुश्किल है। ऐसे हमले सोच बदल देते हैं। पहले नहर पर भरोसा था, अब लोग चिंता करने लगे हैं। बंदरगाह के कर्मचारी और व्यापारी अब देरी और नुकसान से डरने लगे हैं। यह डर मरम्मत से भी तेजी से फैलता है। यह झिझक पैदा करता है, जो ठीक वही है जो यूक्रेन चाहता था। युद्ध में झिझक भी जीत जितनी ही कीमती हो सकती है यूक्रेन के लिए। हमले ने बुनियादी ढांचे को ही नहीं बल्कि यह भी दिखाया कि गहराई से की गई कार्रवाई खेल बदल सकती है। यह भी साबित हुआ कि अब क्या संभव है। जैसे यूक्रेन सेंट पीटर्सबर्ग के पास ग्रेड जहाज को निशाना बना सकता है। वह ईंधन डिपो, मरम्मत यार्ड या मिसाइल भंडार जैसे दूर छुपे उच्च मूल्य लक्ष्य भी निशाना बना सकता है।
हर हमले से रूस को अपनी रक्षा मजबूत करनी पड़ती है, जिससे उसका विशाल भूगोल ढाल की बजाय बोझ बन जाता है। यूक्रेन शायद अपने जहाज नहीं रोकेगा। इन रास्तों के लॉक, बांध और जहाज अब खतरे में हैं। यहाँ तक कि नूरमांस्क सेवेरोविंस्क की ओर जाने वाले रेल और सड़क पुल, जो उत्तरी ठिकानों के लिए बेहद अहम हैं, अब और भी ज्यादा भविष्य के संभावित निशाने जैसे दिख रहे हैं। क्रेमलिन की इस घटना को समझाने में असमर्थता ने दरारों को और भी चौड़ा कर दिया है। धारणा और वास्तविकता की खाई संदेह को जन्म देती है, जो सूखे जंगल में आग की तरह फैलता है। यह संदेह सिर्फ एक घटना से नहीं, पूरे साल बना है। नहर की नाकाबंदी असफलताओं के एक बड़े सिलसिले का हिस्सा है, जिसने जनता के विश्वास को गंभीर रूप से हिलाना शुरू कर दिया। सिर्फ इस साल ही रूस को कई महंगे सैन्य झटके लगे हैं, जिनमें से हर एक ने इस सोच में छेद कर दिया है कि पुतिन के पास अभी भी इस युद्ध की दिशा पर नियंत्रण है। इस साल की शुरुआत में इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला, जब यूक्रेनी सेनाओं ने एक विशाल ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के तावाप्सेई तेल टर्मिनल को पंगु बना दिया। उस हमले ने काले सागर क्षेत्र में ईंधन की आपूर्ति को एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए रोक दिया और आपातकालीन मार्ग परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया। फिर इंगेल्स एयर बेस पर हमला हुआ। जुलाई में यूक्रेन ने देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों में से एक में 2 Tu-95 बमवर्षकों को नुकसान पहुंचाया। वे रूस की परमाणु त्रयी का हिस्सा हैं और उनका निशाना बनना याद दिलाता है कि रणनीतिक संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं। अगस्त के अंत तक यूक्रेन ने बेलग्राद, ब्रायंस्क और कुर्स्क में ड्रोन और तोड़फोड़ के हमलों की एक समन्वित श्रृंखला को अंजाम दिया। गोला बारूद के डिपो में आग लगी, रेल परिवहन रुका और उपग्रह चित्रों में कई ईंधन भंडारण सुविधाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट दिखीं। हर हमले ने रूस की सीमा में ईंधन, हथियार और सैनिकों का कुशल स्थानांतरण कमजोर किया। इन हमलों की दर्दनाक बात थी कि ये योजनाबद्ध थे, बेतरतीब नहीं। यूक्रेन ने अब आर्थिक, सैन्य और प्रतीकात्मक रूप से अहम लक्ष्यों को चुनना शुरू कर दिया है। यह रुझान स्पष्ट है। दबाव, जो युद्ध प्रयास का आधार है, रूस को इसे बचाने के लिए और ज्यादा फैलने पर मजबूर करता है। रूस में असर दिख रहा है। क्रेमलिन ने सेंसरशिप बढ़ाई है और नुकसानों को छुपा रहा है, फिर भी जानकारी लीक हो जाती है। सितंबर में कई सर्वेक्षणों में आक्रामक अभियानों के समर्थन में गिरावट दिखी। यहाँ तक कि पहले युद्ध का समर्थन करने वालों में भी अब अधिक रूसी खुले तौर पर बातचीत की मांग कर रहे हैं और कम लोग मानते हैं कि जीत हासिल करना वास्तविकता है। अब यह धारणा बदल रही है कि पुतिन हमेशा आगे रहते हैं। अब डर है कि उनके पास पूरा नियंत्रण नहीं है। यह संदेह सोशल मीडिया पर दिखता है, जहां रूसी लोग खुलकर बोलते हैं। रूसी सोशल चैनलों पर यह खबर तेजी से फैल गई। लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि एयर डिफेंस इसे कैसे चूक गया, या सेंट पीटर्सबर्ग के पास की जगह पर हमला कैसे हो गया। टेलीग्राम और अन्य जगहों की पोस्टों ने असली चिंता दिखाई, जिससे सब कुछ नियंत्रण में है कि कहानी कमजोर हुई। आम लोगों की ऐसी बातें घर में सुरक्षा बनाए रखने की नेतृत्व की क्षमता पर बढ़ते सवालों को और बढ़ा देती हैं। युद्ध से उपजे आर्थिक दबाव रूसियों की रोजमर्रा जिंदगी पर गहरा असर डाल रहे हैं। आधिकारिक महंगाई दर 8% से ऊपर है, जबकि असली दर इससे 3 गुना ज्यादा है। प्रतिबंधों और आपूर्ति में बाधाओं के कारण खाने पीने की चीजें और हीटिंग जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, जबकि वेतन जस का तस बना हुआ है। मजदूरों की कमी से कामगार सैन्य फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, जिससे नागरिक नौकरियां घटकर कई परिवारों की हालत बिगड़ी है। आर्थिक तंगी के चलते लोग खुलकर शिकायतें कर रहे हैं और अपनी परेशानियों को लंबे संघर्ष से जोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह उनके जीवन यापन की कीमत पर ठीक है। हर नाकामी सिर्फ दबाव नहीं बढ़ाती, बल्कि लोगों की जीत की कहानी भी बदल देती है। जब सेंट पीटर्सबर्ग के पास मिसाइल जहाज जलते हैं, तेल डिपो मोर्चे से दूर फटते हैं, एयरबेस रातों रात अंधेरे में डूब जाते हैं, तो जंग दूर की नहीं लगती, यह हकीकत बन जाता है। और इसी बदलाव में पुतिन एक सबसे अहम हथियार खो देते हैं, जो किसी भी युद्धकालीन नेता के पास हो सकता है, यकीन। लेकिन सिर्फ रूसी ही जंग की पहुंच पर दोबारा नहीं सोच रहे हैं। यूक्रेन की साहसी कार्रवाइयां दुनिया को मजबूर कर रही हैं कि वे समझें कि इन हमलों का आधुनिक संघर्ष के नियमों पर क्या असर पड़ता है। इस हमले से सीधा खतरनाक कानूनी और रणनीतिक क्षेत्र खुलता है। यूक्रेन ने रूस में 1000 किलोमीटर दूर सटीक हमला कर एक नौसैनिक जहाज और बड़े शहर के पास रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे आधुनिक युद्ध की सीमाएं और आगे बढ़ गई हैं। अब तक यूक्रेन के ज्यादातर लंबी दूरी के हमले क्रीमिया के कब्जे वाले या सीमा पार सैन्य ठिकानों पर केंद्रित थे।
यह रूसी क्षेत्र के भीतर था, न कि युद्ध क्षेत्र के पास, और न ही वह जगह जहां रूस के कमजोर होने की उम्मीद थी। यह पश्चिमी राजधानियों की समर्थन सीमा और तनाव के खतरे को लेकर कठिन सवाल उठाता है। दानदाता देशों ने हमेशा अपने सिस्टम के उपयोग की सीमाएं तय करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी लंबी दूरी की प्रणालियों का उपयोग यूक्रेन के अंदर गहराई तक हमले करने से रोक दिया है, ताकि एक परमाणु शक्ति के साथ तनाव बढ़ने से बचा जा सके। यूक्रेन अपने देश में बने ड्रोन, स्थानीय खुफिया जानकारी और सटीकता से ये ऑपरेशन कर रहा है। यह एक छेद है कि इसका उपयोग करने के लिए तैयार है और यह अब तक सफल रहा है। हर बड़ा हमला भू राजनीतिक माहौल को धीरे धीरे बदलता है और गणना ज्यादा खतरनाक बनती जाती है। रूस ने नाटो पर इन हमलों को सक्षम बनाने का आरोप लगाया है, चाहे इसमें पश्चिमी हथियार सीधे शामिल न हों। यह कहानी क्रेमलिन इसलिए बढ़ाता रहेगा क्योंकि यह बदले साइबर हमलों या सैन्य कार्रवाई का औचित्य देती है, न कि क्योंकि यह सच है। यही जोखिम यूक्रेन की हर सफलता में छुपा हुआ है। फिर एक मिसाल भी है, अगर यूक्रेन रूस पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ हमला कर सकता है तो इससे अन्य तनावपूर्ण देशों को क्या संदेश मिलेगा? ताइवान, ईरान और उत्तर कोरिया इस युद्ध को ध्यान से देख रहे हैं। यह संदेश सिर्फ यूक्रेन के साथ यूक्रेन की चतुराई नहीं बल्कि बदलते संघर्ष के नियमों का भी है। एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक और गैर राज्य अभिनेता बिना सजा के ताकत दिखा सकते हैं, यूक्रेन ने संतुलित रास्ता चुना है। इसने रूसी शहरों पर हमला करने के लिए नाटो के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है या रूस की तरह अंधाधुंध हमले नहीं किए हैं। इसके लक्ष्य सैन्य या लॉजिस्टिक रहे हैं और यह संयम मायने रखता है। यह पश्चिमी सरकारों को कीव के पक्ष में और मास्को के यूक्रेनी अपार्टमेंट व अस्पतालों पर हमलों के मुकाबले नैतिक अंतर बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे हमले गहराते जाते हैं, तार और ज्यादा कसता जाता है। यूक्रेन यही संदेश रूस और अपने सहयोगियों को भेज रहा है कि हम इससे निपट सकते हैं। हम दुश्मन की सीमा में हाईटेक, हाई रिस्क अभियान चला सकते हैं, बिना नियंत्रण खोए या वैश्विक अराजकता के। और अब तक उन्होंने यह साबित भी कर दिया है। जितना लंबा यह चलता है, हर हमला न सिर्फ सामरिक महत्व रखेगा बल्कि कूटनीतिक परिणाम भी लाएगा। यूक्रेन के लिए यह संतुलन साधना है, ताकत दिखाना, तनाव रोकना और दुनिया को साथ रखना। ये सब करते हुए परमाणु हथियार संपन्न दुश्मन की जीवन रेखा को निशाना बनाना। लेकिन यूक्रेन सिर्फ जहाजों और नहरों को निशाना बनाकर रूस की रक्षा को नहीं खींच रहा है। वह एक लगातार अभियान चला रहा है ताकि उस तेल उद्योग का गला घोंटा जा सके जो मॉस्को की युद्ध मशीन को चलाए रखता है। ग्रेड और किरीसी पर ये हमले यूं ही नहीं हुए। ये एक लगातार अभियान का हिस्सा है जो पूरे साल रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। पहले जो औद्योगिक क्षेत्र थे, अब वे नियमित निशाने बन गए हैं। 2025 की शुरुआत से 15 से ज्यादा रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं और यूक्रेन संयंत्र के खास हिस्सों को निशाना बना रहा है। वे मुख्य इकाइयों को निशाना बना रहे हैं जो कच्चे तेल को ईंधन में बदलती हैं, खासकर जो मुश्किल से ठीक होती हैं। इनमें से कोई इकाई बंद होने पर मरम्मत में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। खासकर प्रतिबंधों से पुर्जे मिलना मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि टैंक और डिलीवरी ट्रक समेत सभी को कम ईंधन मिलेगा। पिछले 2 महीनों में रूस की रिफाइनरी उत्पादन में रोज 50,000 बैरल से ज्यादा की कमी आई है। ये एक मझोली रिफाइनरी खोने जैसा है। खबीसी जो रोज करीब 30,000 बैरल संभालती है, पर हमले से उत्पादन 20% घट गया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कोई अलग थलग मामला नहीं था। सितंबर में ट्वापसे, दक्षिण और रियाजान इनलैंड सहित 40 से अधिक रिफाइनरियों पर हमले हुए। अब रूसी बंदरगाहों से ईंधन निर्यात 2022 की शुरुआत के बाद सबसे कम है। प्रीमोस्क में टैंकरों को लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे कुछ खरीदारों ने देरी से बचने को दूसरे विकल्प ढूंढे। नुकसान सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं रहा। रूस, जो पहले सल्फर का बड़ा निर्यातक था, अब उत्पादन में कमी के कारण कजाकिस्तान से सल्फर खरीद रहा है। यह उसकी महाशक्ति की छवि के लिए झटका है। इतने सारे संयंत्र बंद होने के कारण मॉस्को को कच्चे तेल को उन कुछ रिफाइनरियों की ओर मोड़ना पड़ रहा है जो अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन इससे रुकावटें पैदा हो जाती हैं। सैन्य आपूर्ति लाइनों पर दबाव है। कम डीजल से मोर्चे पर डिलीवरी धीमी होती है। वाहन ज्यादा ईंधन खर्च करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास ईंधन की बढ़ती कीमतों से रोजमर्रा की जिंदगी पर दबाव है। यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट है। युद्ध को फंड करने वाली प्रणाली को बिना बड़ी लड़ाइयों के कमजोर करना। हर रिफाइनरी पर हमला रूस को भारी नुकसान पहुंचाता है, जबकि यूक्रेन ड्रोन से कम खर्च करता है। यह एक धीमा रिसाव जैसा है, जैसे बाल्टी में छेद कर देना जब तक बहाव एक पतली धार में न बदल जाए।
ये हमले रूस की रक्षा में कमजोरियां भी उजागर कर सकते हैं। जेट विमानों के लिए बने सिस्टम छोटे, नीचे उड़ने और रात में हमला करने वाले ड्रोन पकड़ने में सक्षम नहीं हैं। कदीसी हमले के बाद रूस ने प्रमुख स्थानों के आसपास और अधिक गश्त और मोबाइल रडार जोड़ दिए, लेकिन इसका मतलब है कि उन्हें दूसरे इलाकों से उपकरण हटाने पड़े। कवरेज कम हो जाती है और जोखिम बढ़ जाता है। अगर यूक्रेन ऐसा ही करता रहा तो रूस की रिफाइनिंग क्षमता सर्दियों में कम रह सकती है, जब हीटिंग फ्यूल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे अर्थव्यवस्था पर और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और कमियों को पूरा करने के लिए भंडार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आग की घटनाएं रूस के ईंधन नेटवर्क को कमजोर करने की लगातार कोशिश हैं, जिन पर बार बार हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संदेश स्पष्ट है, यूक्रेन न सिर्फ जिंदा है बल्कि तरक्की कर रहा है। नहर पर हमला दिखाता है कि पश्चिमी मदद, ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी फायदेमंद है। ड्रोन, सैटेलाइट और सटीक योजना ऐसे तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी असुरक्षित बना रहे हैं। निवेशकों और सहयोगियों के लिए यह क्षमता और नियंत्रण को दर्शाता है। अब यूक्रेन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि गति तय कर रहा है, जिससे युद्ध का भू राजनीतिक माहौल बदल जाता है। यह यूक्रेन के लिए और फंडिंग के नए रास्ते खोलता है। यूरोप से आगे भी यूक्रेन के अक्टूबर हमलों का असर एशिया तक गहराई से पहुंचता है, खासकर उन दो जगहों पर जो रूसी ऊर्जा के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। चीन और भारत मॉस्को के तेल निर्यात की जीवन रेखा बन गए हैं, क्योंकि प्रतिबंधों से पश्चिमी खरीदार कट गए हैं। रियायती रूसी कच्चा तेल खरीदना उनके लिए ऊर्जा लागत घटाने और उद्योग चलाने में फायदेमंद रहा है। रूस के लिए यह इलाका खतरनाक है, क्योंकि उसे युद्ध फंड और अर्थव्यवस्था स्थिर रखने के लिए तेल निर्यात की आय चाहिए। इन हमलों के दीर्घकालिक परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। रूस का नौसैनिक और वाणिज्यिक यातायात आंतरिक जल मार्गों से महीनों तक धीमा रह सकता है, जिससे संचालन क्षमता सीमित होगी। कमांडरों को नई जोखिमों के अनुसार योजना बनानी होगी, जिससे उनकी तैनाती की गति और अप्रत्याशितता घटेगी। इस बीच यूक्रेन ने दिखा दिया है कि सावधानीपूर्वक योजना और कम लागत वाले अभियानों से भी ऐसे रणनीतिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं जो बड़े पैमाने पर हमलों के बराबर हों। यह साबित करता है कि आधुनिक युद्ध में दिमागी ताकत हथियारों से ज्यादा असरदार होती है। सेंट पीटर्सबर्ग नहर हमले से 3 मुख्य उपलब्धियां मिली। पहला, इसने रूस की व्यवस्था में असली आर्थिक बाधा और लॉजिस्टिक देरी पैदा की, जिसकी लहरें पूरे सिस्टम में फैल गईं। दूसरा, इससे देश विदेश में सैन्य अधिकारियों और फैक्ट्री मजदूरों का विश्वास कमजोर हुआ। तीसरा, इसने दुनिया को दिखाया कि यूक्रेन निष्क्रिय पीड़ित नहीं बल्कि फुर्तीला, रचनात्मक और निडर खिलाड़ी है जो संघर्ष की दिशा तय करता है। इससे बड़ा सबक साफ हो जाता है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि समय, सटीकता और दुश्मन की कमजोरी समझने की भी है। यूक्रेन को जीत के लिए जमीन कब्जाने की जरूरत नहीं, खुफिया जानकारी, तकनीक और चौंकाने वाले हमलों का इस्तेमाल करके यह एक बहुत बड़ी ताकत को लगातार प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहा है। रूस के लिए यह हमला सिर्फ शर्मिंदगी नहीं बल्कि चेतावनी है। अब भूगोल सुरक्षा नहीं रहा, अब दूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हर नहर, हर शिपयार्ड, हर शांत औद्योगिक गलियारा अगला निशाना हो सकता है। यूक्रेन ने साबित किया कि मोर्चे से दूर भी कोई जगह सुरक्षित नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग नहर पर हमला आग और इस्पात में लिखा गया एक संदेश था। आधुनिक युद्ध में नियंत्रण का मापदंड अब क्षेत्र नहीं बल्कि पहल है। अब यूक्रेन के पास पहल है और रूस समझ रहा है कि उसे खोना कितना महंगा है।